हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पुष्प की संरचना, पुष्प का अध्ययन, पुमंग के भागों का अध्ययन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, परागकण का स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना, परागण से पहले की अवस्था, परागण के बाद की अवस्था, ये सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। आज हम समझ रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, जिससे कि गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर, इसका निर्माण होता है। इसकी भी पूरी प्रक्रिया हम समझेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, ध्यान पूर्वक आप केवल सुनते रहिए। गुरु बीजाणु जनन अर्थात शरीर की कायिक कोशिकाएं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में दो कोशिकाएं होती है, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका। शरीर की समस्त कोशिकाओं को कायिक कोशिका कहा जाता है और जनन कोशिकाओं को छोड़कर, अर्थात कायिक कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? जनन कोशिका। शरीर की समस्त कोशिकाएं अर्थात द्विगुणित कोशिकाएं जो होती है वो कायिक कोशिका होती है, और अगुणित कोशिकाएं जो होती है वो जनन कोशिकाएं होती है। और पौधे के अंदर जनन कोशिका मैंने आपको बताया था, अर्थात अगर हम बात करें तो एक तो होती है परागकण जो लघु बीजाणु से बनती है, और एक होती है अंड कोशिका जो गुरु बीजाणु से बनेगी। आगे चलकर हम इसको समझेंगे। दो कोशिकाएं होती हैं। तो शरीर की कायिक कोशिका में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो चार अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे आगे। सबसे पहले गुरु बीजाणु को समझने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी एंड इट्स पार्ट्स, जो ओवेरी होता है उसका स्ट्रक्चर समझना है और उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं उसको समझना है। तो हमने जब पुष्प पढ़ा था तो उसका एक भाग समझा था जिसे हमने कहा था जाया या गाइनोसियम। इस गाइनोसियम को पुष्प का मादा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुष्प का मादा भाग। इसकी यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें तो उसे हम कहते हैं स्त्रीकेसर। क्या कहते हैं बेटा? स्त्रीकेसर या पिष्टि। क्या कहा जाएगा? स्त्रीकेसर या पिष्टि। इसकी संरचना की हम बात करें तो ये इसकी संरचना होती है। इसमें मुख्यतः सबसे ऊपर टोपी के समान जो संरचना होती है, केप-लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं बेटा? वर्तिकाग्र। उसके बाद नीचे नलिकाकार या ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं और वर्तिका को हम स्टाइल कहते हैं। उसके नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, अंडे के समान संरचना होती है जिसे हम कहते हैं बेटा अंडाशय, या इसी को हम कहते हैं ओवेरी, जो आगे चलकर फल का निर्माण करता है। अब इसी को हमारे को डिटेल में समझना है। स्त्रीकेसर के अंदर हम बात कर रहे हैं अंडाशय की। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर जैसे ही हम जाएंगे हमारे को एक रीज मिलती है, एक दीवार मिलती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के ऊपर एक इस तरीके से हमारे तंतु मिलता है। इस तंतु को, या फिर इसकी बात करें प्लेसेंटा की, तो इसके ऊपर एक इस तरीके की संरचना दिखाई देती है जिसे हम कहते हैं बीजांड, ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। और ये जो तंतु होता है, इस तंतु को हम कहते हैं फ्यूनिकल।
क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांडवृंत। क्या कहेंगे बेटा, बीजांडवृंत। तो ये अभी 3 भाग है और आगे समझते हैं। हम इस अंडाशय से इसे बाहर करते हैं। ये अभी हमने समझा है स्ट्रक्चर। ये अंडाशय है हमारे पास में, इसके अंदर एक दीवार आपको बताई थी, इसके ऊपर ये वाली संरचना। तो हमने प्लेसेंटा को कहाँ कर दिया, बाहर। इसके बाद एक तंतु हमने बनाया, इस तंतु के पास में हमने बनाया एक बीजा। ये है प्लेसेंटा या इसी को हम कहते हैं बीजांड सन। क्या कहते हैं, बीजांड सन। ये है फ्यूनिकल। क्या है, फ्यूनिकल या इसी को हम कहते हैं बीजांडवृंत। ठीक है, ये वाली संरचना की अगर बात करें तो इसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड या इसे कहते हैं ओव्यूल। ये बीजांड फ्यूनिकल से जिस भाग पर जुड़ा होता है, इस भाग को हम कहते हैं हाइलम या इसी को हम कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं बेटा, नाभिका। ठीक है, ये भाग हो गए। इसके बाद में हमारे को समझना है इसके अंदर, इस बीजांड की अगर बात करें, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। तो इस बीजांड के चारों तरफ एक आवरण होता है। ये इस तरीके से तो हम फ्यूनिकल बना रहे हैं, बाकी इसके चारों तरफ एक आवरण होता है, दोहरा आवरण होता है, जिसे हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं बेटा, अध्यावरण। अब इसको हम व्यवस्थित बनाते हैं। ये है बीजांड के सबसे बाहरी आवरण, जिसे हम कहते हैं अध्यावरण। अध्यावरण या इसी को हम कहते हैं बेटा इंटेग्यूमेंस। इंटेग्यूमेंस। इस अध्यावरण के अंदर कुछ कोशिकाओं का समूह होता है, जो शुरुआत समय पर अविकसित होती है बेटा। कैसी होती है, अविकसित। ये अविकसित कोशिकाओं का समूह बाद में विकसित हो जाता है। जब विकसित होगा तो बीच में एक ऐसे कोशिकाओं का समूह होता है जो एकदम सक्रिय होता है। कैसा होता है, सक्रिय। इन सक्रिय कोशिकाओं को, ये सक्रिय कोशिका है, इन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं बीजांडकाय। क्या कहेंगे बेटा, बीजांडकाय। ठीक है, न्यूसेलस। क्या कहा जाएगा, न्यूसेलस। ठीक। फिर अगर हम बात करें और, तो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जहां पर हाइलम जुड़ा रहता है, ये वाला जो भाग रहता है, इसे हम कहते हैं हाइलम या इसी को हम कहते हैं नाभिका। यहाँ पर जुड़ा रहता है फ्यूनिकल। क्या जुड़ा रहता है, फ्यूनिकल। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल मतलब बीजांडवृंत, जो आगे चलकर प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो हाइलम की ओर का भाग, हाइलम की ओर का भाग यहाँ पर बात करें, ये वाला भाग जो होता है वो कहलाता है नाभिका। सॉरी, चेलेजा। क्या कहलाएगा बेटा, चेलेजा। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में निभाग। क्या कहते हैं बेटा, निभाग। हाइलम की ओर का भाग जो कहलाता है निभाग। निभाग के जस्ट सामने विपरीत दिशा की ओर, जहां पर कोई इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती, अध्यावरण नहीं होता है, उस ओर के भाग को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड द्वार
या इसी को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो ये एक बीजांड की संरचना हो गई है जिसको हमारे को इसके भागों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। पूरा प्रॉपर बता दे रहा हूं। इसको हमने कहा था प्लेसेंटा। क्या कहा था बेटा? प्लेसेंटा या बीजांड सन। क्या कहा था? बीजांड सन। ठीक है। इसके बाद इसको मैंने कहा था फ्यूनिकल। क्या कहा था बेटा? फ्यूनिकल या बीजांड व्रंत। ठीक है। बीजांड व्रंत बीजांड से जिस भाग पर जुड़ा होता है उसको हमने कहा है हाइलम या उसी को हमने कहा है नाभिका। फिर बीजांड के चारों तरफ दो आवरण होते हैं। इन दोनों आवरण को हम कहते हैं अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। इस अध्यावरण के अंदर अविकसित कोशिकाओं का समूह होता है। बाद में जब विकसित हो जाती है, एक विभाजन की क्षमता आ जाती है, तो एक ऐसा समूह होता है जो सक्रिय समूह बनता है। उस सक्रिय समूह को हम कहते हैं बीजांडकाई या न्यूसेलस। फिर जहां हाइलम आकर जिस ओर हाइलम आकर जुड़ता है या नाभिका होता है, जिस भाग पर जिस ओर फ्यूनिकल आकर जुड़ता है या जिस भाग पर नाभिका होता है उस ओर के भाग को हम कहते हैं चेरेजा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भाग जिसे हम हिंदी में कहेंगे निभाग। याद ही रखना है क्योंकि ये दो शब्द हमारे को बार बार सुनने को मिले। निभाग के जस्ट सामने विपरीत दिशा की ओर जहां पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती, अध्यावरण नहीं होता है, वहां और उस ओर के भाग को हम कहते हैं बीजांड द्वार या इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा। तो हमारे को बीजांड के भाग समझ में आए। अब बीजांड के भाग अगर हमारे समझ में आ गए तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी शुरुआत समय में जब पुष्प का निर्माण होता रहता है तो उस समय पर बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजांड। तो बीजांड के निर्माण के समय बीजांड के निर्माण के समय सेम बात, सेम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे यहाँ पर भी होते हैं अविकसित विभाज्योतक। क्या होते हैं बेटा? अविकसित विभाज्योतक। ये अविकसित विभाज्योतक के अंदर जब विभाजन की क्षमता आती है, किसकी क्षमता आती है? विभाजन की। तो ये करते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन करेंगे तो कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है। इन कोशिकाओं का निर्माण होने के बाद यहाँ पर परत का निर्माण होता है। सेम एक परत का निर्माण होता है। उस परत को हम कहते हैं अधिचर्म। क्या कहते हैं बेटा? अधिचर्म या इसी को हम कहते हैं एपिडर्मिस। वहां पर हमने कुछ कोशिकाएं बोला था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अधिचर्म की केवल एक कोशिका। कितनी कोशिका बेटा? एक कोशिका आकार में क्या कर लेती है? वृद्धि। आकार में वृद्धि कर लेती है। आकार में वृद्धि करने के बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, सघन हो जाता है और केंद्रक नजर आने लगता है। केंद्रक नजर आने लगता है। ऐसी कोशिका को वहां पर हमारे पास में कुछ थी, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक है। ऐसी कोशिका को हम कहते हैं आर्कीस्पोरल कोशिका।
आर्कीस्पोरल कोशिका जो अभी द्विगुणित है। ठीक है, सेम इसमें समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? समसूत्री विभाजन। दो कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं? दो। सेम प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये दोनों द्विगुणित रहेगी बेटा। कैसी रहेगी? द्विगुणित, क्योंकि समसूत्री विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ है? समसूत्री। यहाँ पर प्राथमिक द्वितीय कोशिका को प्राइमरी पेरिएटल सेल कहते हैं और यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। दोनों द्विगुणित है। आगे और इसके बारे में डिस्कस करें। यहाँ पर लगातार समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, जिससे कि कोशिकाओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कोशिकाओं। इन कोशिकाओं से परतों का निर्माण होता है और यहाँ पर जो परतें बनती है, परतों का निर्माण, यहाँ पर जो परतें बनती है उन परतों को हम कहते हैं अध्यावरण। क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण। ठीक है, इधर बात करें तो इधर हमारे पास में जो प्राथमिक गुरु बीजाणु कोशिका होती है ये वृद्धि करती है और वृद्धि करने के बाद में ये बनाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जो अभी भी डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। कैसी है? द्विगुणित। इसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं बेटा? मेगास्पोर मदर सेल। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन मतलब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी और 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा जो अगुणित रहेंगे। और सेम वही कहानी कि ये चारों एक रेखीय आकृति में जम जाते हैं, जिसे कहते हैं रेखीय चतुष्क आकृति। रेखीय चतुष्क आकृति। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या हो गई? ये कंप्लीट। अब ये हमने वहां पर बात करी थी कि चारों के चारों क्या होते हैं? सक्रिय। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में चारों के चारों क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 निष्क्रिय होते हैं और केवल एक ही सक्रिय होता है। और आगे चलकर यहाँ पर इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु से पूरा का पूरा गेमेटोफाइट बनता है, फीमेल गेमेटोफाइट बनता है, जिसको हम समझेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।